नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज स्पेशल आउटलुक 2025 कमोडिटीज और बात करेंगे कि क्या रुझान बनते हुए दिख रहे हैं 2025 के लिए। कैसी परफॉर्मेंस कमोडिटी मार्केट्स की तरफ से आते हुए दिखाई देगी, प्रिसाइसली सोने और चांदी से, जहां पर हमने 2024 में 33% के रिटर्न सोने की तरफ से आते हुए दिखे हैं और सिमिलर सॉर्ट ऑफ रिटर्न्स सिल्वर की तरफ से बने हैं। कैसे रिटर्न्स रहेंगे 2025 में, इस पर करेंगे फोकस। कौन से फैक्टर्स हैं जो कि सोने चांदी की चाल को ड्राइव करेंगे, इस पर करेंगे बातचीत। लेकिन अगर हम सिर्फ पिछले 2 हफ्ते की बात करें तो सोने के दामों में पिछले 2 हफ्तों में एक गिरावट देखने को मिली है। एमसेक्स पर सोने के दाम 76,500 के नीचे पहुंच गए हैं। कॉमेक्स पर सोना भी एक हफ्ते के नीचे आया है। अगर स्पॉट भाव की बात करें अमेरिकी बाजारों में तो $2610 के नीचे पहुंचे हैं प्राइसेस। क्या है कारण और कौन से रहेंगे ट्रिगर्स यहां से आगे सोने और चांदी के लिए, इस पर करेंगे बातचीत। विघ्नहर्ता गोल्ड के फाउंडर और सीईओ मिस्टर महेंद्र लुनिया, बॉम्बे ज्वेलर्स एसोसिएशन के वीपी कुमार जैन, साथ ही प्रति फिनमार्ट के डायरेक्टर मनोज कुमार जैन और एलएनपी एडवाइजरी सर्विसेज के रिसर्च एनालिस्ट भूपेश शर्मा हमारे साथ बने हुए हैं। आप सभी का स्वागत है इस शो में। तो पहले तो फंडामेंटल्स की बात ही कर लेते हैं। हालांकि अगर 2025 की बात करें तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि सोने की चाल को ड्राइव करेंगे, फिर चाहे वो यूएस इंटरेस्ट रेट पॉलिसीज हों, डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज़ क्या रहती हैं वो हो, जियोपॉलिटिकल टेंशंस क्या रहती हैं, डिमांड कैसी रहती है सेंट्रल बैंकर्स की तरफ से, ये तमाम फैक्टर्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। बट टू सम अप, महेंद्र जी नमस्कार, आपसे शुरुआत कर लेते हैं। 2024 तो काफ़ी धमाकेदार रहा और गोल्डन रिटर्न्स हमने गोल्ड की तरफ से आते हुए देखे। 2025 में किस तरीके के रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं? हाँ दीपाली जी, अगर आपने देखा रहेगा 30% आपने जैसे बताया था कि 33% का रिटर्न हमारे निवेशकों को गोल्ड ने दिया है और ये बहुत अच्छी बात रही और यही आगे भी कंटिन्यू रहेगा ऐसा ऐसा मुझे लगता है। हाँ, थोड़ा बहुत कमजोरी आने की शंका लगती है कई जगह पे, क्योंकि 20 तारीख को ट्रंप जब अपना पदभार संभालेंगे और उनकी नीतियां कैसे लागू करते हैं ये देखेंगे हम। वहां पर से कुछ एक चीजें, वहां पर से कुछ एक डायरेक्शन हमें मिलना शुरू हो जाएगा। हो सकता है कि यूक्रेन युद्ध बंद हो जाए, क्योंकि अगर अमेरिका सपोर्ट नहीं करेगा तो यस ऑफकोर्स यूरोपियन देश भी बाहर निकल आएंगे और वहां पर से गोल्ड का जो प्रीमियम है वो खत्म होते हुए दिखेगा। लेकिन साथ में अगर हम कुछ एक बात करें कि जैसे कोरिया या ताइवान, चाइना, ये मसले भी निकल आ सकते हैं, तो मिक्स एंड मैच चीजें रहेगी। लेकिन गोल्ड में तेजी की संभावना कंटिन्यूसली रहेगी, हमें ऐसा लगता है। ओके अच्छा, मनोज कुमार जैन भी हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज जी, आप किस तरीके के रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2025 के लिए? इनफैक्ट आज सुबह ही मैं रवि दियोरा से बातचीत कर रही थी। मैं उन्हें मेंशन करना चाहूँगी स्पेशली इसलिए क्योंकि उन्होंने मेंशन किया कि 30% के आसपास के रिटर्न बने और इसी तरीके के रिटर्न वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2025 के लिए, तो काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक वो दिखे। आप कैसे रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2025 के लिए सोने से? दीपाली जी, सबसे पहले तो आपको और सारे व्यूवर्स को वर्ष 2025 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल, यहाँ पे वर्ष 2025 में भी हमारा मानना है कि सोने की चमक जो है वो जारी रहेगी। पहला क्वार्टर यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन का रह सकता है, लेकिन हमारा मानना है कि वर्ष 2025 के आखिर तक सोना इंटरनेशनल मार्केट में $3,000 प्रति ट्राई आउंस तक के स्तर तक पहुंच सकता है और भारतीय बाजारों में भी 88 से 90,000 तक के स्तर यहाँ देखने को मिलेंगे। तो लगभग 18 से 20% तक के रिटर्न्स वर्ष 2025 में भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जियोपॉलिटिकल टेंशंस तो रहेंगे ही, लेकिन जो ब्याज दरों में कटौती हुई है ग्लोबल सेंट्रल बैंक की तरफ से, उसका सपोर्ट यहाँ पे सोने की कीमतों में वर्ष 2025 में बना रहेगा। साथ ही यहाँ चाइना की तरफ से जो स्टिमुलस की चर्चाएं हैं और वो भी यहाँ पे मार्केट को सपोर्ट करेगी। डी डॉलराइजेशन और ये सारे जो तमाम जो फैक्टर्स है, फंडामेंटल फैक्टर्स, वो बने रहेंगे। तो ओवरऑल वर्ष 2025 भी सोने के लिए एक बेहतर वर्ष जो है वो साबित होता हुआ नजर आएगा। अच्छा मनोज जी, फैक्टर्स कौन से रहेंगे जो ड्राइव करेंगे सोने की चाल को? यहाँ पे अगर हम की फैक्टर्स की बात करें तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज जो हम देख रहे हैं कि जो ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स की जो बाइंग है वो वर्ष 2025 में भी जारी रहेगी। साथ ही यहाँ पे जो ब्याज दरों में कटौती हुई है उसका भी असर यहाँ पे वर्ष 2025 में देखने को मिलेगा। दूसरा, यहाँ पे हमने जो डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड्स में यूएस के जो बढ़त आते हुए देखी है वर्ष 2024 के आखिर में, वो कहीं ना कहीं वर्ष 2025 के सेकेंड क्वार्टर ऑनवर्ड्स जो है ईज होती हुई नजर आएगी। तो जैसे जैसे डॉलर इंडेक्स में कमजोरी आएगी वो कहीं ना कहीं सोने की कीमतों को ड्राइव करता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पे डॉलर इंडेक्स में ग्रेजुअली कमजोरी देखने को मिलेगी। ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स की बाइंग बनी रहेगी
जियोपॉलिटिकल टेंशन, चाइना स्टिमुलस, ये सारे फैक्टर्स रहेंगे जो सोने की कीमतों को ड्राइव करते हुए नजर आएंगे। ओके। अच्छा, लेवल्स की बात तो कर लेते हैं और उसके बाद कुमार जैन साहब से डिमांड पर्सपेक्टिव पर भी राय लेंगे। भूपेश, पहले तो बताइए, अगर लेवल्स की बात करें इमीडिएट बेसिस पे, ब्रॉडर आउटलुक तो लेवल्स के हिसाब से देना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन थोड़ी सी जो हमने नरमी देखी है, हालांकि ईयर एंड पे वॉल्यूम्स वैसे भी थोड़े से थिन रहते हैं, हॉलीडे मूड में रहते हैं इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स, लेकिन अगर हम लेवल्स के हिसाब से प्रिसाइसली देखें तो क्या व्यू है आपका ऊपर नीचे की तरफ, कहाँ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट आप देख रहे हैं, और ट्रेडिंग व्यू है क्या कोई इन लेवल से नियर टर्म में? जी नमस्कार दीपाली जी। अगर बात करें लेवल्स की गोल्ड के, तो मुझे लगता है कि ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट में गोल्ड की चाल $2450 से लेके $2850 के बीच में रहने वाली है आने वाले समय में। और वहीं अगर रिसेंट की बात करें तो रिसेंट में मुझे लगता है कि गोल्ड में 73,500 के आसपास कहीं भी गोल्ड मिलता है तो गोल्ड में खरीदारी बेहतर रहेगी। और 73,000 के नीचे के स्टॉप लॉस लगाएं। 77,000 और 78,000 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। ओके, जैन साहब भी हमारे साथ बने हुए। जैन साहब, ये बताइए 2024 में ज्वेलर्स की चांदी हुई या फिर नहीं? बिल्कुल जोरदार चांदी। इस समय मोगा का पीरियड है, ऐसा 14 जनवरी तक खरीद ही नहीं करते, लेकिन आप दुकान में आएंगे इस समय जबरदस्त कस्टमर, लोगों के दिमाग में ये बात बैठी हुई है कि सोना एकदम तेज जाएगा, आने वाले समय में सोना एकदम तेज जाएगा। ये दिमाग इस समय 77,000 78,800 का भाव है, लेकिन फुल डिमांड है, एकदम अच्छी डिमांड है और लोग अभी तो अच्छी है खरीदारी जैन कर साहब, रहे मेरा हैं। पूछने का मतलब लोगों ये था के कि दिमाग अगर में हम, एक ही बात बैठ क्योंकि गई है। 30% चला है सोना, नए रिकॉर्ड हाईज बने हैं, जी क्या जी इस तेजी जी ने डिमांड पर असर डाला है? अगर हम प्रीवियस ईयर से एक नहीं तुलना नहीं, करें फुल तो डिमांड है, फुल मांग डिमांड है। उतनी ही रही है, बढ़ी है? बिल्कुल मांग उतनी ही रही है, मांग बढ़ी है, शायद कंपैरिजन में ओके। मांग बढ़ी है। 30% सोने में तेजी आई है और 35% चांदी में तेजी आई है, फिर भी मांग बढ़ी है। लोग ये भाव में सोना खरीद रहे हैं। ओके, महेंद्र जी, आपसे भी सेम क्वेश्चन रहेगा मेरा। प्रीवियस ईयर्स यानी हम 21, 22, 23 से तुलना करें तो 2024 में क्योंकि जोरदार तेजी देखी है सोने में, डिमांड कैसे रही है प्रीवियस ईयर से कंपेयर करें ओवरऑल? डिमांड बढ़ी है और स्पेशली जब इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो वहाँ पे डिमांड काफी ज्यादा बढ़ी है, क्योंकि आप जैसे चैनल या तो फिर मीडिया ने डिजिटल गोल्ड को हमेशा लोगों के सामने लेके आए हैं और उसके फायदे हमेशा जताए हैं। तो डिमांड यस ऑफिशियली 100% बढ़ी है और मुझे भी लगता है कि इस साल में भी यानी कि 2025 में भी ये डिमांड बरकरार रहेगी, क्योंकि बाकी अदर कोई भी असेट इतना परफॉर्म नहीं कर रहा है जितना गोल्ड अभी कर रहा है। और जैसे हमारे बाकी के पैनलिस्ट भी बता रहे हैं कि 3,000 के भी पार गोल्ड जा सकता है। तो यह हमें भी ऐसे ही हमारी भी मंशा ऐसी है, 85,000 से 90,000 के दरमियान गोल्ड के भाव आपको अगले साल में देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर फिर से एक इन्वेस्टमेंट के दौरान इन्वेस्टमेंट के हिसाब से गोल्ड की डिमांड बरकरार रहेगी, बढ़ती रहेगी। अच्छा, महेंद्र जी, एक चीज़ और, अगर एग्जिस्टिंग डिमांड की बात करें, क्योंकि प्राइसेस अब थोड़े से रेंज बाउंड हुए हैं, थोड़ा सा हल्के हुए हैं, वेडिंग डिमांड भी रही है, किस तरीके के समीकरण फिलहाल दिखाई दे रहे हैं अगर हम प्योरली ज्वेलरी डिमांड की बात करें तो? ज्वेलर सेगमेंट में अभी लोग क्योंकि आगे का भी अभी वेडिंग सीजन भी चालू है तो उसकी भी डिमांड है और दूसरी इन्वेस्टमेंट की भी डिमांड है। ज्वेलर्स की भी बात हम करें तो ज्वेलर्स की अगर आप कोई शॉप में भी जाते हो, कंटिन्यूसली बहुत अच्छा फ्लो है और लोग यानी कि ईगरली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। रेट कम आए हैं तो उनको अच्छा लगता है, दिस इज अ वेरी गुड डील कि हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें और अच्छी डिमांड निकल के आई है। मुझे लगता है कि अभी भी कंटिन्यूअसली डिमांड रहेगी। अच्छा, मनोज जी, आपने कहा कि जो फर्स्ट हाफ रहेगा या शुरू के जो 3-4 महीने रहेंगे वो थोड़े से वॉलेटाइल हो सकते हैं, उस तरीके के रिटर्न ना बने। इस स्टेटमेंट के पीछे क्या मान के चलें कि फेड पॉलिसी, ट्रम्प पॉलिसीज ये क्या रहेंगी, इंपॉर्टेंट रहेंगी, डॉलर मूवमेंट कैसी रहेगी, स्पेशली क्योंकि ये दो ऐसे इवेंट हैं जो सिर्फ कमोडिटीज़ के लिए नहीं, इक्विटीज़ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि ट्रम्प जब एडमिनिस्ट्रेशन संभालेंगे तो किस तरीके की नीतियां लागू करेंगे। कैसे देखते हैं आप इन दोनों ही इवेंट्स को गोल्ड प्राइसेस के पर्सपेक्टिव से? बिल्कुल आपने सही कहा है कि हमने यहाँ पे जो हमारा जो उद्देश्य है कि कहने का जो तात्पर्य वो यही है कि यहाँ पे ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन आएगा तो वो बार बार यहाँ पे जो है चाइना और बाकी देशों के ऊपर टैरिफ जो लगाने की बात करते आए हैं।
तो उसके चलते हमने देखा है कि डॉलर इंडेक्स में जो मजबूती देखने को मिल रही है। दूसरा, यहाँ फेड ने भी जो है वर्ष 2025 के लिए ब्याज दरों में कटौती का जो अनुमान है उसको घटाया है। तो उसी के चलते हमारा मानना है कि जो पहला क्वार्टर है वो थोड़ा-सा लेकलस्टर रह सकता है। लेकिन कहीं न कहीं जो डिमांड है वो ग्रेजुअली जो है फिर ये सारे फैक्टर्स को डिस्काउंट करती हुई नज़र आएगी सेकंड क्वार्टर ऑनवर्ड। तो फर्स्ट क्वार्टर में थोड़ा-सा कमजोरी या कंसोलिडेशन जो है वो रह सकता है। लेकिन सेकंड क्वार्टर से जो फिर रफ्तार जो है वो सोना पकड़ता हुआ नज़र आएगा। तो यहाँ पर सोने में तेजी ही देखने को मिलेगी। अच्छा भूपेश, आपके थोड़े से लॉन्ग टर्म टारगेट्स क्या हैं या फिर 2025 के आपके टारगेट्स क्या हैं गोल्ड पर? आप भी मनोज जी की तरह 18-20% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जी, मुझे लगता है इस साल में बीते साल की तरह कोई बड़े टारगेट तो मुझे संभावित नहीं लगते, परंतु फिर भी अगर बात करें तो $2450 नीचे में, और हो सकता है नीचे से नीचे बाजार $2420 आ जाए इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से, और ऊपर में बात करें तो $2850 और $2900 के भाव दिखते हैं। बाजार इसी रेंज में चलता हुआ समझ आता है मुझे आने वाले 2025 के लिए। ओके। अच्छा जैन साहब, जो बाइंग हो रही है, आपने कहा डिमांड अच्छी बनी हुई है, प्राइसेस भले ही सोने के बढ़े हों, कंज्यूमर बिहेवियर में क्या कुछ मिले इस साल? अगर ज्वेलरी बाइंग की बात करें, मतलब क्योंकि प्राइसेस बढ़े थे तो बाइंग हुई इस एंटिसिपेशन में कि प्राइसेस और ना बढ़ जाएं, या कंज्यूमर बिहेवियर आपने नोटिस किए? जैन साहब, ये सवाल आपसे था। है कि यहाँ मिलेनियम वर्ग निकला हुआ खरीदारी को, जो लैपटॉप और मोबाइल में विश्वास करता था, वो अब ऑर्नामेंट्स में विश्वास करने लगा है और खरीदारी कर रहा है, फुल खरीदारी कर रहा है। तो जो मांग आ रही थी शादियों की, 90,000 शादियां है ये महीने, अगले महीने तक, तो वो मांग आई और मिलेनियम वर्ग की मांग आई है, इससे खरीदारी डबल हो गई है और फुल तेजी आ गई है। किस महेंद्र जी, किस तरीके की वेडिंग डिमांड ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं ओवरऑल इस बार? ये सवाल मेरे लिए है मैडम? महेंद्र जी से है ये सवाल। अच्छा, वेडिंग डिमांड बहुत अच्छी रहेगी क्योंकि अगर आप देखते हो तो तकरीबन तकरीबन 50 लाख शादियां होने जा रही है और इसमें डिमांड अब क्योंकि रेट कम आ गए हैं, एक उच्चतम रेट को कम लेते हुए एक बहुत अच्छा रेट अभी यहाँ पे आ गया है, यहाँ पर से एक डिमांड यानी कि लोगों को जो चाहिए था वो चीजें मिल रही है। 7-8 हज़ार रुपए का डिफरेंस मिल रहा है उनको और यहाँ पे उनको लगता है कि बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा और गोल्ड शादियों में बहुत अच्छी तरीके से यूज होता है। तो हमने इसे हमेशा ही देखा है कि बहुत अच्छी डिमांड आई है, आएगी मैडम और भी आएगी। ओके, चलिए, तो वेडिंग डिमांड स्ट्रांग नजर आ रही है और इन्वेस्टमेंट डिमांड तो इंटैक्ट रही है ही। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं, अब चांदी पर और बातचीत कर लेते हैं। मनोज जी, आपसे पूछना चाहेंगे, पहले तो नियर टर्म एक व्यू लेना है, जो हम लगातार थोड़ा प्रेशर देख रहे हैं भाव पर, उसके पीछे आप क्या वजह देखते हैं? क्या ट्रैजेक्टरी नियर टर्म में एक्सपेक्ट कर रहे हैं सिल्वर की? शॉर्ट टर्म में यहाँ पे जो प्रेशर देखने को मिल रहे हैं साफ तौर पर जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से संकेत दिए जा रहे हैं टैरिफ को लेकर के, तो उसका एक असर यहाँ पे कीमतों में पड़ता हुआ नजर आया है। क्योंकि ओवरऑल इंडस्ट्रियल मेटल यहाँ पे दबाव में है, तो उसके चलते चांदी की कीमतें भी दबाव में है। दूसरा, यहाँ पे डॉलर इंडेक्स में जो मजबूती आई है, हमने देखा कि 2 वर्ष के उच्च स्तर पर डॉलर इंडेक्स पहुंचता हुआ नजर आया है। साथ ही यूएस के 10 साल के जो बॉन्ड की दरें हैं वो भी 7 महीने के उच्च स्तर पर पहुंचती हुई नजर आई है। तो उसके चलते यहाँ पे थोड़ी कीमतों में दबाव है। तो शॉर्ट टर्म में हमारा मानना है कि कहीं भी 26 से $26.5 तक एक बार इंटरनेशनल मार्केट में फर्स्ट क्वार्टर में कीमतें आ सकती है। उस लिहाज से भारतीय बाजारों में 80 से 82 हजार तक के स्तर जो है शॉर्ट टर्म में टेस्ट हो सकते हैं। लेकिन वो एक निवेशकों को अपॉर्चुनिटी के रूप में ही देखना चाहिए, क्योंकि हमारा मानना है कि यहाँ पे ग्रेजुअली जो है इंडस्ट्रियल डिमांड जो है ग्लोबली वो पिकअप होती हुई नजर आएगी और सेकेंड क्वार्टर से वर्ष के आखिर तक, वर्ष 2025 के आखिर तक हमारा मानना है कि $38 से $40 तक फिर एक बार चांदी की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में पहुंच सकती है और भारतीय बाजारों में भी यहाँ 1,15,000 से 1,20,000 तक जाने की संभावनाएं नजर आती है। तो पहला क्वार्टर यहाँ पे थोड़ा कमजोरी वाला रह सकता है और वो एक निवेशकों को अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना चाहिए। लेकिन वर्ष 2025 के आखिर तक कीमतें फिर एक बार अच्छी बढ़त यहाँ पे चांदी में भी दिखाती हुई नजर आएगी। तो मनोज जी, एक्सपेक्ट करें कि इस साल जो रेशियो रहा है
गोल्ड सिल्वर के बीच में वो रेशियो रिपीट होगा लेकिन रिवर्स ऑर्डर में, मतलब सोने के मुकाबले परसेंटेज टर्म्स में कुछ बेटर रिटर्न्स चांदी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2025 में? मनोज जी? बिल्कुल, यहाँ पे अभी हम देख रहे हैं कि जो गोल्ड सिल्वर रेशियो है वो 90 के आसपास बना हुआ है। कहीं न कहीं 92 से 94 के दायरे में यहाँ पे जो है एक रेजिस्टेंस गोल्ड सिल्वर रेशियो में देखने को मिलेगा और हमारा मानना है कि वर्ष 2025 के आगे तक जो रेशियो है, वो फिर एक बार 80, 78 तक भी आ सकता है। तो निश्चित रूप से यहाँ पे चांदी में सोने के मुकाबले बेहतर रिटर्न्स जो है बनने की संभावना वर्ष 2025 में नज़र आती है और गोल्ड सिल्वर रेशियो भी यहाँ पे करेक्ट होता हुआ नज़र आएगा। ओके, अब बात कर लेते हैं भूपेश से। भूपेश, आपके लक्ष्य क्या हैं साल भर के लिए चांदी पर, और नियर टर्म ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या रहेगी? जी, अगर नियर टर्म की बात करी जाए तो मुझे लगता है कि 84,500 से लेके बाजार ऊपर में 89,900 90,000 तक के बीच में दायरे में ट्रेड करता रहेगा। परंतु अगर लॉन्गर टर्म 2025 की बात करी जाए तो मुझे लगता है कि चांदी 81,000 से लेके और 1,02,000 के बीच में ट्रेड करती रहनी चाहिए। बाजार में सब कुछ अगर सही रहता है, कोई जियोपॉलिटिकल रिस्क और ज्यादा राइज नहीं होते और जो इंडस्ट्रियल डिमांड बनी रहती है, तो मुझे लगता है कि बाजार 1,25,000 1,26,000 तक भी संभव रहेगा चांदी। ओके, चलिए, तो ये आपको ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज और इन्वेस्टमेंट व्यू मिला है सोने और चांदी दोनों पर ही। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए बाकी कमोडिटीज़ के आउटलुक पर भी करेंगे फोकस। चल वापस आते हैं। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज स्पेशल आउटलुक 2025 कमोडिटीज। मनोज कुमार जैन, भूपेश शर्मा हमारे साथ बने हुए। ब्रेक में जाने से पहले हमने सोने चांदी पर चर्चा की, लेकिन अब बात करेंगे बेस मेटल्स की और किस तरीके की परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड है और कौन से वो बेस मेटल्स हैं जो आपके रडार पर होने चाहिए। मनोज जी, ओवरऑल कैसी परफॉर्मेंस आप एक्सपेक्ट करते हैं 2025 में, स्पेशली ये ध्यान में रखते हुए कि चाइना का इकोनॉमिक स्टिमुलस मेजर्स की हम बात कर रहे हैं, बाकी दूसरे ग्लोबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हैं, डिमांड चाइना से सुधर सकती है, ये एंटिसिपेट किया जा रहा है। कैसे देखते हैं ओवरऑल आप? बिल्कुल दीपाली जी, 2025 जो है बेस मेटल के लिए एक अच्छा साल रह सकता है। हमने 2024 में इतनी सारी जो है हम देख सकते हैं कि जो नेगेटिव फैक्टर्स होने के बाद भी बेस मेटल्स ने अच्छे रिटर्न्स जो है बना के दिए हैं। जिंक ने जहां 20% से ऊपर के रिटर्न दिए, वहां कॉपर और एल्यूमिनियम में लगभग 10 से 15% के रिटर्न्स जो है बनते हुए नजर आए हैं। तो वर्ष 2025 मेटल के लिए एक अच्छा साल रह सकता है क्योंकि यहाँ पे जो ब्याज दरों में कटौती की शुरुआत हुई है ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स की तरफ से, वो यहाँ पे सपोर्टिव रहेगी। दूसरा, चाइना स्टिमुलस और यूरोपियन इकोनॉमी में जो रिवाइवल के संकेत है, वो कहीं ना कहीं मेटल की कीमतों को सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। तो हमारा मानना है कि यहाँ पे एल्यूमिनियम और कॉपर जो है वो लगभग 15% तक के रिटर्न जो है वर्ष 2025 में बनाते हुए नजर आएंगे। वहीं जिंक में भी लगभग 10% से 12% तक के रिटर्न्स वर्ष 2025 में भी बन सकते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है बेस मेटल्स की, वो 2025 में 24 के मुकाबले बेहतर रह सकती है और यहाँ पे अच्छे रिटर्न्स हम कह सकते हैं कि 15 से 20% तक के पॉजिटिव रिटर्न्स की भी जो है संभावना नजर आती है। ओके, तो 2024 के मुकाबले बेटर परफॉर्मेंस रह सकती है। जिंक 20% के आसपास का रिटर्न दे सकता है। हालांकि ओवरऑल अगर हम प्रोस्पेक्ट्स देखें बेस मेटल्स के लिए तो मिक्स्ड दिखाई दे रहे हैं 2025 के लिए। इकोनॉमिक स्टिमुलस मेजर्स हुए, लिक्विडिटी इंजेक्शंस हुए, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे डिमांड रिकवरी के पर्सपेक्टिव से। हालांकि जितने भी रिसेंटली रिपोर्ट्स आई हैं उसमें यही चीज़ नोटिस की गई है कि जो ट्रेडिशनल डिमांड ड्राइवर्स हैं वहाँ पर अभी भी डिमांड सबड्यूड बनी हुई है, फॉर इंस्टेंस कंस्ट्रक्शन। लेकिन जो एनर्जी सेक्टर है, रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस है, ईवी है, बैटरी सेक्टर है, यहाँ से डिमांड अभी भी इंटैक्ट है। भूपेश, आपका आउटलुक 2025 के लिए बेस मेटल्स पर, और कौन सा बेस मेटल आपके रडार पर रहेगा? जी, मैं कॉपर में प्रेफ़र करना चाहूँगा कि 780 से लेके 760 के बीच में कहीं भी कॉपर का बाज़ार मिलता है, तो कॉपर में खरीदारी करनी चाहिए। मुझे लगता है कि ऊपर में 825 से लेके 845 के भाव मीडियम टर्म में देखने को मिलेंगे और अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो 910 तक के भाव भी कॉपर में देखने को मिलेंगे। वहीं अगर बेस मेटल्स में दूसरी कमोडिटी की बात करूँ, तो जिंक मुझे आउट परफ़ॉर्म करता हुआ नज़र आता है। मुझे लगता है कि जिंक 265 270 के आसपास कहीं भी मिलता है, आने वाले 1 से 2 महीने में तो खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस इसमें ₹250 के नीचे का रखें। ऊपर में 310 और 320 के लक्ष्य साल के अंत तक देखे जा सकते हैं।
अच्छा मनोज जी, एल्यूमिनियम पर आपकी राय क्या रहेगी? महीने भर पहले ही चाइना ने जो टैक्स रिबेट कट की वजह से हमने एल्यूमिनियम पूरे ही स्पेस में काफ़ी वाइब्रेंसी आते हुए देखी थी। इक्विटीज़ में भी एल्यूमिनियम रिलेटेड कंपनीज काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही थी। तो ये चाइना सेंसिटिव फैक्टर कितना प्ले करेगा एल्यूमिनियम के लिए, और इस पर्टिकुलर बेस मेटल पर क्या राय है? मुझे लगता है कि एल्यूमिनियम एक यहाँ पे ब्राइट स्पॉट रह सकता है वर्ष 2025 के लिए, क्योंकि निश्चित रूप से जो चाइना ने जो ड्यूटी को लेकर के जो मेजर्स लिए हैं उसका एक हमने पॉजिटिव इम्पैक्ट आते हुए देखा था। दूसरा, यहाँ पे जो स्टिमुलस की संभावनाएं चाइना की तरफ से बनी हुई है, तो कहीं ना कहीं वो भी यहाँ पे पॉजिटिव रहेगी। दूसरा, यहाँ पे जो ईवी और सोलार में लगातार जो हमने देखा है कि कॉपर और एल्यूमिनियम की डिमांड जो है वो बनी हुई है, तो कहीं ना कहीं वो भी जो है इस मेटल के लिए सपोर्टिव रहेगी। तो एल्यूमिनियम यहाँ पे ओवरऑल बेस मेटल पे एक में एक हम कह सकते हैं कि सबसे बेहतर जो है परफॉर्मेंस वर्ष 2025 में दिखा सकता है। और हमारा मानना है कि यहाँ पे कीमतें 280 तक के स्तर भी जो है भारतीय बाजारों में इस वर्ष के आखिर तक टेस्ट कर सकती है। तो यहाँ पे लगभग 15 से 20% तक के रिटर्न्स की संभावना वर्ष 2025 में नजर आती है। ओके, तो कॉपर एल्यूमिनियम यहाँ से अच्छे रिटर्न बन सकते हैं। जिंक फोकस में रह सकता है। ओवरऑल फर्स्ट हाफ थोड़ा सा इनकरेजिंग ना हो, लेकिन ओवरऑल अगर साल भर की बात करें तो अच्छे रिटर्न्स पूरे ही बेस मेटल पैक से एक्सपेक्टेड हैं। अब बात एनर्जी बास्केट की भी कर लेते हैं। पहले कच्चे तेल पर राय ले लेते हैं। हालांकि ये एक ऐसी पॉकेट है मनोज जी, जहाँ पर ग्लोबल फैक्टर्स सोली प्ले करते हैं। डिमांड को लेकर अभी भी चिंताएं बरकरार है। मतलब इस तरीके के फंडामेंटल्स हैं जो पिछले साल भर से ऐसे ही बने हुए हैं, कुछ बदलाव हुआ नहीं है। कैसे देखते हैं आप क्रूड ऑयल को? मेरा मानना है कि यहाँ पे कच्चे तेल में भी जो डिमांड के साइड से अगर बात करें तो वर्ष 2025 में 24 के मुकाबले सुधार ही देखने को मिलेगा। हाँ, थोड़ा रेंज जो है वो ब्रॉडर रह सकता है, क्योंकि यहाँ पे ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उत्पादन में बढ़ोतरी की बातें लगातार की जा रही है। तो उस और साथ ही यहाँ पे ओपेक प्लस की तरफ से भी वर्ष के आखिर में जो उत्पादन में कटौती थी वो वहाँ पे फिर एक बार ईज होती हुई नजर आएगी। तो सप्लाई साइड बेहतर रहेगी, लेकिन बावजूद उसके डिमांड में यहाँ पे ग्रेजुअली जो है सुधार रहेगा। तो एक ब्रॉडर रेंज जो है WTI के लिए रह सकती है 64 से $80 की। और हमारा मानना है कि एवरेज कहीं भी जो है WTI की कीमतें 72 से $74 यहाँ पे वर्ष 2025 में रह सकती है। तो बहुत ज्यादा डाउनसाइड यहाँ पे नजर नहीं आती है। भारतीय बाजारों में हमारा मानना है कि कहीं भी 5500 के आसपास यहाँ पे बॉटम रहना चाहिए। वहीं अगर अपसाइड की बात करें तो 6850 से 7000 तक के भी स्तर एक बार वर्ष के दरमियान देखने को मिल सकते हैं। तो वोलेटिलिटी निश्चित रूप से रहेगी, लेकिन डाउनसाइड यहाँ पे कच्चे तेल में वर्ष 2025 में लिमिटेड नजर आती है। ओके, भूपेश आपकी राय क्या रहेगी कच्चे तेल पर? ये अगर इंटरनेशनल पैरामीटर पर देखें लाइट क्रूड के भाव, तो मुझे लगता है कि नीचे में $61 और अपसाइड में $85 के बीच ट्रेड करते रहने चाहिए बाजार पूरे साल। और अगर इंडिया के बाजारों की बात करें तो 6600 से लेके नीचे में 5600 की रेंज में ट्रेड करते रहने चाहिए। ओके, चलिए एक और कमोडिटी पर राय ले लेते हैं शो को समेटने से पहले। वो है नेचुरल गैस, जहां पर हम फायरवर्क्स होते हुए देख रहे हैं ईस्ट कोस्ट में। यूजुअल से ज़्यादा ठंड के एंटिसिपेशन में क्या दौड़े हैं नेचुरल गैस के फ्यूचर्स? मनोज जी, कैसे देख रहे हैं आप फिलहाल ट्रिगर्स नेचुरल गैस के? बिल्कुल, वो एक हम कह सकते हैं कि टेम्परेरी इम्पैक्ट यहाँ पे कीमतों में देखने को मिला था, जिस तरह से वेदर फोरकास्ट आया था स्पेशली यूएस और यूरोप को लेकर के, और हमने एक इमीडिएट यहाँ पे प्राइस रिएक्शन होते हुए देखा था। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे डिमांड में भी जो है ग्रेजुअली सुधार देखने को मिल रहा है, क्योंकि यूरोप की जो डिमांड है वो बढ़ती हुई नजर आएगी वर्ष 2025 में। तो वो कीमतों को सपोर्ट करती रहेगी। इंटरनेशनल मार्केट में हमारा मानना है कि नेचुरल गैस की कीमतें $3 के जो स्तर है उसको यहाँ कंटिन्यूस होल्ड करती हुई नजर आएगी। और वर्ष 2025 में वहां पे 4.5 से $4.80 तक भी हम एक बार कीमतों को जाता हुआ देखेंगे। भारतीय बाजारों में हमारा मानना है कि 250 240 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन रहेगा कीमतों के लिए। और ऊपर में हमारा मानना है कि 400 से 425 तक के स्तर एक बार भारतीय बाजारों में नेचुरल गैस में वर्ष 2025 में देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ भी निचले स्तरों पर सपोर्ट जो है बने रहेंगे। डाउनसाइड नेचुरल गैस में भी लिमिटेड नजर आती है, लेकिन अपसाइड में ऊपर में 400 से 425 तक के पोटेंशियल नजर आते हैं। ओके, 400 से 425 तक जाने के बाद नेचुरल गैस में इन लेवल से तो यहाँ से भी एक सब्सटेंशियल अपसाइड मनोज जी देख रहे हैं। अच्छा भूपेश, अगर नियर टर्म की बात करें तो पहले तो ये बताइए यहाँ से आपके लक्ष्य क्या है। दूसरा ये कि जो नई एंट्री लेना चाहते हो उनके लिए लेवल आपके हिसाब से कौन सा बेहतर रहेगा?
जी, नेचुरल गैस में आज 3 दिन पहले अपने शो में ही मैं चर्चा कर रहा था कि पूरे साल के लक्ष्य 350 और 410 के रहेंगे और उम्मीद नहीं थी कि बाजार ने कल ही 350 के लक्ष्य शो कर दिए। पर मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म की एंट्री अगर किसी को करनी है तो 310, 315 के आसपास कहीं भी नेचुरल गैस का बाजार मिलता है तो एंट्री करनी चाहिए और स्टॉप लॉस 295 के रखें और अपसाइड में मुझे लगता है कि 370 के भाव इमीडिएट देखने को मिल सकते हैं और ऊपर में 415, 435 तक के लक्ष्य संभावित रहेंगे। ओके, चलिए, तो ये बात हुई नेचुरल गैस की, और जाते जाते रुपए पर भी आउटलुक एक ले लेते हैं, क्योंकि 2024 का टूवर्ड्स एंड की तरफ हम जैसे बढ़े हैं, थोड़ा पेनफुल रहा है, हमने नए लोज बनते हुए देखे यहाँ पर। क्या आउटलुक है यहाँ से मनोज जी आपका डॉलर इंडेक्स और रुपये पर? डॉलर इंडेक्स मेरा मानना है दीपाली जी की कहीं भी 111, 111.40 के आसपास यहाँ पे टॉप आउट होता हुआ नजर आएगा। वर्तमान लेवल से और 2-3% की बढ़त यहाँ पे एक बार देखने को मिल सकती है फर्स्ट क्वार्टर में, लेकिन कहीं ना कहीं वहां पे जो तेजी है डॉलर की वो थमती हुई नजर आएगी। उसी रेफरेंस में अगर हम रूपी की बात करें तो यहाँ भी जो कमजोरी है वो फर्स्ट हाफ में रह सकती है और एक बार हम 87.50 से 88 तक का रूपी को वीक होते हुए देख सकते हैं, लेकिन ग्रेजुअली वर्ष के आखिर तक फिर वहां एक बार जो सुधार जो है वो देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल अगर मैं रूपी की रेंज की बात करूं पूरे साल की, तो 84 से 88 की यहाँ पर रेंज जो है वर्ष 2025 के दरमियान रह सकती है। ओके, चलिए, तो ये बात हुई रुपए की, एक रेंज आपको बताई गई है 84 जो कि बेस रह सकता है और वॉल्टिलिटी रह सकती है। डॉलर इंडेक्स मजबूत रहा है, उसी तरीके के ट्रेंड्स आगे भी एक्सपेक्टेड है। लेकिन शुक्रिया मनोज जी और भूपेश आप दोनों का ही इस शो में आने के लिए और बताने के लिए कि 2025 कमोडिटीज़ के लिए, स्पेशली नॉन एग्री कमोडिटीज़ के लिए कैसा रह सकता है। थैंक यू सो मच, और एक बार फिर से आप दोनों को हमारी तरफ से नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे व्यूअर्स को हैप्पी न्यू ईयर, नमस्कार।